अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम विज़रल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पैंक्रियास क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सिक्रीशंस क्या है, कौन कौन सी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ पे फूड के कंपोनेंट्स हैं जो इधर इसकी सिक्रीशन से डाइजेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज और उससे रेलेवेंट उसके एनाटमी। सबसे पहले फंक्शनल एनाटमी की बात करें और नर्व सप्लाई की बात करें तो फंक्शनल एनाटमी के अंदर है पैंक्रियाज इज़ ए डुअल ऑर्गन हैविंग टू फंक्शंस। इसके ये ऐसा फंक्शन है, इसका ऐसा ऑर्गन है जिसके दो फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन फंक्शन से मुराद के ये खुद की सेक्रीशन भी सेक्रीट करेगा और वो सेक्रीशंस किसी दूसरे ऑर्गन में जाके अफेक्ट करेंगी। एंडोक्राइन फंक्शन इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। तो जो इसके खुद के हार्मोन रिलीज होंगे उससे रेलेवेंट इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। और जो एक्सोक्राइन फंक्शन है उस जो भी गैस्ट्रिक जो डाइजेस्टिव जूस की सेक्रीशन है जिसका पैंक्रियाटिक जूस बोलेंगे, वो जाके ड्यूडिनम में एक्ट करेंगी और आपके फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने में, उसकी पीएच को मेंटेन करने में हेल्पफुल होंगी। Exocrine part of pancreas resembles salivary gland in structure. It is made up of acini और alveoli. अब जो एक्सोक्राइन जो पैंक्रियाज का पार्ट है वो उसके फर्दर सब डिवीजन्स हैं जिसमें वो एसिनार सेल से मिलके बना होता है। अब ये जो एसिनार सेल्स हैं उसके अंदर ज़ाइमोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक। Exocrine part of pancreas resembles salivary gland in structure. It is made up of acini or alveoli. Each acinus has a single layer of acinar cells with a lumen in the center. तो ये एक सर्कल सा होता है जिसके इर्द गिर्द एक सिंगल लेयर एसिनार सेल्स की होती है और वो अपनी सिक्रीशन इस ल्यूमन के अंदर एंटर करते जाते हैं। अब वो सिक्रीशंस में क्या होंगे, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। तो ये पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है जिसके पास हेड है, ये नेक है, ये बॉडी है और ये टेल है। ये हेड, बॉडी और ये टेल, ये उसकी नेक है। ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर की भी सिक्रीशन इसकी सिक्रीशन के साथ कंबाइन होके आपके ड्यूडिनम में एंटर होती है। ये एसिनार सेल्स दिखाए हुए हैं कि ये एसिनार सिंगल लेयर एक दूसरे के साथ अटैच होके एल्वेलाई बना रहे होते हैं इसके। ठीक है। और इसकी जो सिक्रीशन है इसके दरमियान जो ल्यूमन आएगा उसके अंदर सिक्रीट होगी और वहाँ से डक्ट से फर्दर इंट्राल्यूबल डक्ट्स के अंदर होती हुई ये सारी पैंक्रियाटिक डक्ट में इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, हमने ये सारा पढ़ा कि इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं इस वजह से इसको जो आपके पैंक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन भी है। इसकी सिक्रीशन कौन कौन सी होती हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। ठीक है। और जो इसकी डाइजेस्टिव फंक्शन के लिहाज से हम देखें तो डाइजेस्टिव जूस जो ये सिक्रीट करता है, जो ड्यूडिनम में ये भेजेगा, उसकी वजह से इसका फंक्शन क्या है, एक्सोक्राइन इन नेचर है। ये उसकी ब्लड सप्लाई दिखाई है, वेन सप्लाई दिखाई है कि इसमें पोर्टल वेन, स्प्लेनिक वेन और स्प्लीनिक आर्टरी इसको सप्लाई दे रही है। ये सारा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। सारी लोब्यूल, इंट्राल्यूबल से आपके ये जो वेटर ऑफ एम्पुला है इसके अंदर सेक्रीशन आके ड्यूडिनम की तरफ एंटर हो जाती है।
अब हमने पहले बात की थी कि जो पैंक्रियाज हैं वो एल्वुलाई से मिलके बनते हैं, ठीक है। एल्वुलाई या एसिनाई सेल की बात करें, जो फर्दर आगे एसिनार सेल से की एक सिंगल लेयर के सर्कुलर सैक्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अपनी सेक्रीशन ल्यूमन के अंदर खारिज करेंगे। ल्यूमन से जो सेक्रीशन है वो इंट्राल्यूबर डक्ट के थ्रू उसके हमसाए सेल जो है, हमसाए एल्वुलाई जो है, उससे भी इकट्ठी होती रहती है। अब ये सारे इर्द गिर्द की जो सेक्रीशंस हैं इकट्ठी होके जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर जमा हो जाती है। अब इस डक्ट को वायरसंग डक्ट भी बोलते हैं। अब ये जो वायरसंग डक्ट है वो एम्पुला ऑफ वेटर के अंदर एम्प्टी होकर ड्यूटेनम के अंदर चली जाती है, ठीक है। कुछ पेशेंट के अंदर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो डक्ट है इसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो जाता है। अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, पैंक्रियाज इज सप्लाइड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। Sympathetic fibers are supplied through the splanchnic nerve and parasympathetic fiber are supplied through the vagus nerve। तो इसको बेसिकली दो नर्व सप्लाई दे रही है, एक वेगस है और स्प्लांचिक नर्व है। स्प्लांचिक नर्व तब एक्टिवेट होगी जब सिंपैथेटिक फाइबर एक्टिवेट होंगे, वेगस नर्व तब एक्टिवेट होगी जब रिलैक्सिंग कंडीशन होगी, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो हमने अभी तक इसकी फंक्शनल एनाटॉमी देखी और इसकी नर्व सप्लाई देखी। अब हम गैस्ट्रिक जूस की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसके जूस की वॉल्यूम कितना है, इसका रिएक्शन कैसा है, मतलब इसकी pH कैसी है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो जो वॉल्यूम है इसका 500 to 800 ml पर डे है और ये एल्कलाइन इन नेचर होता है। इसकी जो pH है वो 8 से 8.3 होती है, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से लेकर 1.018 तक होती है, ठीक है। और कंपोजिशन की बात करें तो जो गैस्ट्रिक जूस जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है वो 99.5% वाटर है और 0.5% सॉलिड है। इसके अंदर अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस होंगे। बाइकार्बोनेट कंटेंट इज वेरी हाई इन पैंक्रियाटिक जूस और इसकी अमाउंट तकरीबन 110 से लेकर 150 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होती है, ठीक है। अच्छा, high bicarbonate content of the pancreatic juice is important because of two reasons। अब इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? उसके पीछे दो रीजंस हैं। High bicarbonate content make the pancreatic juice highly alkaline so that it protect the intestinal mucosa from acid came by neutralizing it। तो जो पैंक्रियाज की सिक्रीशन है उसके अंदर बाइकार्बोनेट के आयन ज़्यादा हैं। वो क्यों ज़्यादा है, इसका पीछे मकसद क्या है कि ये जब ये इंटेस्टाइन के अंदर कोई स्टमक से कोई भी एसिडिक फूड एंटर होती है तो इंटेस्टाइन को फर्दर एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, उसके म्यूकोजा को डैमेज से बचाने के लिए, अल्सर से बचाने के लिए जो बाइकार्बोनेट आयन है वो जाके उस एनवायरनमेंट को बेसिक बना देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिक इफेक्ट को। बाइकार्बोनेट आयन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड pH 7 to 9 फॉर एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो एसिडिक जो एनवायरनमेंट बन गया था इंटेस्टाइन में, ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, वहाँ जाके pH को 7 से 9 की रेंज में ले आएगा, जिसकी वजह से जितने भी एंजाइम है जिसने इंटेस्टाइन में जाके एक्टिवेट होना था वो इसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इधर पैंक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन बताई है, इसके अंदर वाटर कंटेंट 9.95 है, 99.5 है, सॉलिड इसमें 0.5% है,
अब अगर सॉलिड की बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में सारे साल्ट्स आ जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट। और ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या आ जाएगा, आपके एंजाइम और दूसरे ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन इन नेचर है। पर वैसे भी सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जो दूसरे एंजाइम है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन आ जाता है उसमें। एंजाइम जो कि फूड को डाइजेस्ट करेंगे उसमें कौन से आते हैं, प्रोटाइलेटिक और लिपोलाइटिक और अमाइलोलाइटिक। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक में वो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियेजेस, एलास्टेजेस, कोलेजिनेजेस। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट करेंगे वो क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और जो फैट को डिसॉल्व करेंगे, लिपोलाइटिक एंजाइम उसको बोलते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, आपके पैंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल, एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी, कोलिपेज, बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। अब इन सबको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पैंक्रियाटिक जूस के फंक्शन देखते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव इन नेचर है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इट आल्सो हैज माइल्ड डाइजेस्टिव एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है, पर बहुत कम हद तक। ज़्यादातर ये आपके प्रोटीन को और लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है वो आपके प्रोटीन को और आपके लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा और कुछ हद तक आपके कार्बोहाइड्रेट को। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कराएगा। कैसे डाइजेशन करवाता है प्रोटीन की, कि इसके अंदर जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है उनका मेजर रोल है प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, दूसरे भी एंजाइम होते हैं जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियेजेस, एलास्टेजेस और कोलेजनेजेस। तो ये सारे हमने पढ़े हैं, पर जो मेजर रोल है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का है। ट्रिप्सिन होता क्या है, बेसिकली ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन अमीनो एसिड्स की। तो उसमें क्या होता है कि 2500 मॉलिक्यूलर वेट, 25,000 मॉलिक्यूलर वेट है। उसके अंदर 229 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होती है, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। जब जब ये पैंक्रियाज से रिलीज होगा ये ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होगा, और ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, इससे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पैंक्रियाज से रिलीज होना है, और जैसे ही इंटेस्टाइन में एंटर होगा, एंटेरोकाइनेज जब प्रेजेंट होगा तो ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटेरोकाइनेज इज आल्सो कॉल्ड एंटेरोपेप्टिडेजेस। इट इज सेक्रेटेड बाय ब्रश बॉर्डर cells of duodenal mucous membrane. Once formed, trypsin itself activates trypsinogen by means of autocatalytic or autoactive action. अब क्या है कि एक दफ़ा जब ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगी तो उसके बाद ये खुद ब खुद ये ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में एक्टिवेट होती जाएगी। ठीक है, हम प्रोटीन की डाइजेशन देख रहे हैं कि पैंक्रियाटिक जूस से कैसी हो रही है। तो पैंक्रियाटिक जूस में जो मौजूद ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, जो कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस की वजह से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड ओनली व्हेन इट रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन हमेशा पैंक्रियाज से रिलीज होता है और एक्टिवेट कब होगा, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर ट्रिप्सिन पैंक्रियाज के अंदर ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से खुद ब खुद ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाए, तो ये क्या करता है कि जो आपके पैंक्रियाज की प्रोटीन है, जो उसके टिश्यूज हैं, उसको खाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा रहा था ना ट्रिप्सिनोजन।
तो जब आपके पैंक्रियाज के अंदर ये ट्रिप्सिन की फॉर्म में ये एंटर हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपने ही सेल को खुद खाना शुरू कर देगा। अब उसको बचाने के लिए कुदरत ने आपके पैंक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम रखा है। ये आपके जो एसिनाई सेल है जो पैंक्रिया उसकी वजह से उनमें से ये सिक्रीट होना शुरू कर देगा। तो ये सिक्रीटरी सेल एसिनाई सेल डक्ट ऑफ पैंक्रियाज इज प्रिवेंटेड बाय इनहिबिटर प्रोटीन कॉल्ड ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो सारे जो सेल हैं पैंक्रियाज की वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर की वजह से बच जाते हैं। अब ऐसी कोई डिजीज जिसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर बनना बंद हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पैंक्रियाज को अब बचाने वाला कोई कुदरती एंजाइम नहीं मौजूद रहा, तो आपके जो पैंक्रियाज के प्रोटीन पार्ट है वो ट्रिप्सिन के रिलीज होने की वजह से डिसोल्व हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिप्सिन जब पैंक्रियाज से रिलीज होना है इसने ट्रिप्सोनोजन की फॉर्म में रिलीज होना है। इसका एक्टिवेट होना ड्यूटीनम में ही हमारे लिए बेहतर है। अगर ये पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होगा तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये पैंक्रियाज के अंदर उसके अपने ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पैंक्रियाज डैमेज हो जाएंगे। अब इस डैमेज को बचाने के लिए कुदरत ने आपकी बॉडी में ट्रिप्सिन इनहिबिटर को रिलीज करवाया है पैंक्रियाज से। तो अगर ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर बॉडी पैंक्रियाज से रिलीज होना बंद हो जाए तो आपका जो पैंक्रियाज है वो डैमेज हो जाएगा। अब ट्रिप्सिन कैसे एक्शन परफॉर्म करता है? ट्रिप्सिन इज द मोस्ट पावरफुल प्रोटायोलिटिक एंजाइम। इट इज एन एंडोपेप्टाइडेज एंड ब्रेक द इंटीरियर बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू प्रोटियोजेज एंड पॉलीपेप्टाइड। तो जो ट्रिप्सिन है वो जो अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन है उसको क्या करेगा, फर्दर उसके सब यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन को फर्दर कन्वर्ट करने के लिए प्रोटियोसिस में और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, इट कन्वर्ट कैसिनोजन इनटू मिल्क इनटू कैसीन इन द मिल्क इनटू कैसीन। तो आपके मिल्क के अंदर जो कैसिनोजन प्रेजेंट होता है उसको ये कैसीन में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। तो इट एक्टिवेट द अदर एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अब जैसे ही एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिन तो दूसरे जो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम है वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? काइमोट्रिप्सोनोजन को काइमोट्रिप्सिन में पूरा एक कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आबशार कहते हैं ना, कि एक एक्टिवेट हुआ एंजाइम ट्रिप्सोनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिन एक काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज में, प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में, प्रो कोलिपेज को कोलिपेज में, ट्रिप्सिन को फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज बी के अंदर। ठीक है, तो ये जो ट्रिप्सिन है वो फॉस्फोलाइपेज ए और बी के भी एक्टिवेट करवा देता है। तो ओवरऑल क्या है कि पूरी कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, जो खुद जब एक एंजाइम एक्टिवेट हुआ वो सबको करता जाता है एक्टिवेट। अच्छा, अब बात करते हैं काइमोट्रिप्सिन की। काइमोट्रिप्सिन ये भी पॉलीपेप्टाइड है। इसका वेट कितना होता है? 25,700। इसके अंदर अमाइनो एसिड कितने प्रेजेंट है? 246, मतलब के 246 इसके अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, पर एक्टिवेट कब होगा? जब ट्रिप्सिन जैसे ही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा तो जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्शन कैसे होता है कि ये भी जो प्रोटीन है उसको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, मिल्क को फर्दर कैसिनोजन को फर्दर ट्रिप्सिन के फर्दर इसको इस तरह डाइजेस्ट करवाएगा, पर इसकी डाइजेशन जो है वो ट्रिप्सिन की निस्बत ज़्यादा फास्टर होती है। ठीक है, उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर इसका कोई एक्शन नहीं है।
कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस की बात करें तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस दो तरह के होते हैं, ए और बी। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए इज ड्राइव फ्रॉम प्रिकर्सर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज B is derived from pro-carboxypeptidase B. Pro-carboxypeptidases are activated into carboxypeptidases by trypsin। और ये बाद में आने वाले जितने भी एंजाइम हैं ये सारे ट्रिप्सिन की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं। अब इसका एक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली एक्सोपेप्टाइड्स हैं, ये सारे जो टर्मिनल जो साइडों वाली प्रोटीन है उसको क्या कर देंगे, जल्दी से कन्वर्ट करके पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए स्प्लिट द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड हैविंग एरोमेटिक और एलिफैटिक साइड चेन, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड हैविंग बेसिक साइड चेन। तो जो साइडों वाले सारे प्रोटीन के बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ेंगे पहले, फिर दरमियान वाले बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। न्यूक्लियेसिस की बात करें तो न्यूक्लियेसिस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस आर राइबोन्यूक्लियेसिस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसिस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो भी साइड प्रोडक्ट न्यूक्लिक एसिड रिलीज करेगा उसकी डाइजेशन न्यूक्लियेसिस करेंगे। अब ये क्या है कि दीज एंजाइम कन्वर्ट द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इनटू मोनोन्यूक्लियोटाइड, उनको फर्दर सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब इलास्टेज की बात करें तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रो इलास्टेज की फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि एक्टिवेट कैसे होगा, ट्रिप्सिन की वजह से, और ये जितने भी इलास्टिक फाइबर्स हैं उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कोलेजिनेज की बात करें, ये भी प्रोटीन इन नेचर है, इसकी डाइजेशन के लिए भी जो इसको एक्टिवेट ट्रिप्सिन करता है, और ये किस फॉर्म में रिलीज होता है, प्रोकोलेजिनेज की फॉर्म में। ठीक है, तो आज हमने सारे जो प्रोटीन की डाइजेशन में एंजाइम यूज़ होते हैं उनकी स्टडी की। हमने देखा है कि पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर सेल कैसे हैं, कहाँ किन सेल से निकल रहे हैं सारे पैंक्रियाटिक जूस फिर इकट्ठे होकर सारी डक्ट से आपके एक पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर आ रहे थे, वहाँ से ड्यूडेनम में एंटर हो रहे थे। उसके बाद हमने देखा है कि पैंक्रियाज की कंपोजिशन क्या है, 99.5% इसमें वाटर है और जस्ट 0.5% इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स है। और उसकी हमने नेचर पढ़ ली, जितने भी इसके अंदर एंजाइम थे, डाइजेस्टिव एंजाइम थे जो आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करें, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करें, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करें। तो आज हमने जस्ट जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ा है कि जो बेसिकली है वो आपका है ट्रिप्सिन, ठीक है, और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और एक्टिवेट आपके ड्यूडेनम में जाके होता है, और ये ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ये ट्रिप्सिन आ गया ना वजूद में, वैसे ये जितने भी बाकी बाइंड के साल्ट्स हैं उनको एक्टिवेट करना खुद ब खुद शुरू कर देता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। बड़ा आसान सा लेक्चर है, इसको आप गौर से पढ़ें, आपकी बुक से पढ़ें, आपको कॉन्सेप्ट जल्दी आ जाएंगे। ये आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था जीआईटी का। कल हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम पूरा जीआईटी को एंड कर देंगे, और जीआईटी के एंड होने के बाद आपने इसका ग्रैंड टेस्ट देना है मुझे, MCQ SCQ बेस्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।